and Anvi has left the meeting. And ठीक है. Sorry, just give me a minute. I'll just log in from this end also. So हम सब मैं आपको देख पाऊँ, मॉनिटर कर पाऊँ. ठीक है. अक्षरा इज हैप्पी, पता नहीं बट शी इज हैप्पी. ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर ओवर हियर. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है. Right. Let me just add a couple of things. हाँ जी, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए क्या आप सबको मेरे यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? Yes, Yes, sir. yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. सो ये चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी. दिस इज समथिंग वी हैव सीन अबाउट द डीएनए. कर हम लोग बात कर रहे थे, क्या जीन क्या होता है और जनरली आपका जीन आपको क्या बना के देता है. तो ये चीज हमने पिछले क्लास में बात किया था एंड आई होप यह चीज आपको हमेशा याद रहेगी. मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर कोई जीन फंक्शन नहीं करता तो भी उसके कोई ना कोई इम्पैक्ट होंगे बॉडी के ऊपर. अगर आपका कोई एसेंशियल जीन अगर आपका काम करना बंद कर देता है देन यू विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. पता है, आपने कभी शायद आपने नहीं देखे होंगे ऐसे केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे बच्चा लाइक छोटे से जब होता है वो लाइक बचपन से ही सफरिंग विद डायबिटीज. एक बार ऐसा भी केस होता है कि लाइक बहुत छोटा होता है बच्चा और उसी स्टेज से लाइक इवन फ्रॉम द अर्ली स्टेज ही इज सफरिंग विद डायबिटीज. आपने जो कॉमनली केसेस देखे हो तो उसमें क्या होता है कि एक एडल्ट स्टेज पे आने के बाद एक सर्टेन एज के बाद डायबिटीज डिटेक्ट होता है. ठीक है. और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं आपके लाइक अराउंड आई वुड से 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें बर्थ से ही द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज. सर, हाँ जी बेटा बताइए. बोलिए बोलिए. करना, आपकी वॉइस कट गई थी. अच्छा ठीक है. ये कौन है? ये समृति है. ओके, ऑलराइट. तो बेटा हम आपको ये कह रहे थे कि आपके अगर हम बात करते हैं डायबिटीज के, अगर हम केस की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट. हाँ जी बेटा बताइए, वरुण बोलिए. सर जीन का सर वहाँ भी फर्क पड़ता है सर जब छोटा बच्चा होता है सर. एक दो बच्चे होते हैं सर छोटे, अगर सर जीन का सर उसमें भी फर्क होता है अगर एक बच्चा ग्रो कर लेता है उससे ज्यादा. नहीं नहीं नहीं, जीन दोनों में होते हैं. एक के अंदर जीन ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा होता है, एक के अंदर कम एक्सप्रेस कर रहा होता है. यस सर. ठीक है. एक के अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, एक के अंदर कम एक्सप्रेशन है मतलब ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. सर तो फिर वो ज्यादा ग्रोथ करेगा जिसमें ज्यादा जीन हो गए हाँ, एक्टिवेट तो हो गए. बेसिकली क्या होता है, ये सब जेनेटिक होता है. अगर आप देखोगे सो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेनर्स देखते हो या तुम फॉरेन के प्लेयर्स आप कंपेयर करो, अगर क्रिकेट तुम देखते हो तुम डेविड वार्नर देखो, ट्रेंट बोल्ट देखो, वो थोड़े मस्कुलर होते हैं, राइट, बाय नेचुरली मस्कुलर होते हैं. ठीक है. सो दैट इज अ जेनेटिक मेकअप. दैट ऑल हैज टू डू विद द जेनेटिक मेकअप, राइट. तो उस रेस के अंदर उस तरीके से जीन है, उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे हैव सच काइंड ऑफ बिल्डअप ओवर देयर, राइट. सर से हमारे शरीर भी बढ़ सकता है सर जीन के कारण. जीन्स के वजह से ही आपका ग्रोथ होता है. जीन्स की वजह से आपके हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से ही आपका ग्रोथ होता है. ठीक है. जैसे ग्रेट कर दिया है सर वो बचपन से ही है तो सर उसमें ज्यादा जीन हो गए. किसमें? हाँ हाँ, राइट राइट. सो ही इज वन मोर एग्जांपल. जीन ज्यादा नहीं होंगे, जीन ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा होगा. जीन तो उतने ही उसके अंदर भी, लेकिन वो ज्यादा प्रोटीन बना रहे होंगे, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू कैन फाइंड एक्सेस ऑफ ग्रोथ कैन बी सीन इन सच पीपल. या कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, मैं आपने देखा होगा कि काफी उनकी हाइट बढ़ती नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, राइट. So that is also because of they don't have a higher expression of growth hormone. इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके लायनल मेसी का. लायनल मेसी आपने एटलीस्ट नाम सुना होगा, बड़ा फेमस प्लेयर है वो. ठीक है, फुटबॉल खेलता है ना. तो उसकी बचपन में हाइट बहुत कम थी, बल्कि उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वेयर ही वाज लिविंग ना, ही वाज इन फ्रॉम अर्जेंटीना, राइट. और वहां पे बार्सिलोना का कैंप गया था. वो लोग जनरली क्या करते हैं, वो रूरल एरिया में जाके बच्चों को फुटबॉल खिलाते हैं. सो दे सॉ कि एक लड़का है जो एज में काफी छोटा है और उसकी हाइट काफी कम है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल ओवर देयर.
So they decided to bring him to Barcelona in their like country, आपके यूरोपियन कंट्री में उनको लाने का उसका प्लान किया, और उन्होंने बात की पेरेंट्स से, तो उन्हें रियलाइज हुआ बाद में दैट ही इज सफरिंग विद दिस डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो उसको ग्रोथ हार्मोन्स दिए गए, उसको लाइक आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन दिए गए, तब जाके अगर आप देखोगे ना, अगर आप मेसी की हाइट देख लो तो बहुत ज्यादा है नहीं वो, इट्स हार्डली 5'1", 5'2" जितनी उसकी हाइट होती है अगर आप कंपेयर करते हो उसको दूसरे प्लेयर्स के साथ, राइट। बट सो दैट इज अ थिंग, योर एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स डज इम्पैक्ट योर हाइट, डज इम्पैक्ट योर ग्रोथ। तो ये चीज याद रखना हमेशा। सर कर सकते हैं हम उनको सर, जीन्स को सर एक्सप्रेस? हम जीन्स को कुछ नहीं कर सकते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें यूज करके आप नॉकआउट कर सकते हो जीन्स को, बट वो लाइक ह्यूमन डीएनए के साथ नहीं किया जाता, वो दूसरे एनिमल्स के साथ किया जाता है। इसे हम कहते हैं नॉकआउट करना किसी जीन को, मतलब जीन को आप एक्सप्रेस ना करने देना, ठीक है। सर वो करा जाता है, लाइक लैब रैट्स में आप वो करते हो। ओके, सो जैसे डायबिटीज का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा था, तो इसमें क्या होता है। हाँ जी, किसी का और का कुछ क्वेश्चन था, बताइए। सब बैक्टीरिया में भी 30,000 जीन्स होते नहीं, हैं? हाँ, उसमें नंबर ऑफ जीन्स काफी कम होते हैं, एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं जानता, बट यू विल फाइंड मच मोर लेस नंबर ऑफ जीन्स इन देम, नॉट लाइक अस, ठीक है। यस। तो जैसे मैं अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जो आपके डायबिटीज यहाँ पे होता है, जिसको डायबिटीज होता है बचपन से, राइट, तो उनमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि उनके अंदर जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, मतलब उनका जो जीन वहां पे होता है वो होता है नॉन फंक्शनल, वो होता है नॉन फंक्शनल। तो अगर वो जीन आपका काम कर ही नहीं रहा, तो बेसिकली क्या होगा, आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा। सो इंसुलिन वाला जीन आपका हो गया नॉन फंक्शनल, तो क्या होगा, देयर विल बी नो इंसुलिन, कोई आपका इंसुलिन फॉर्मेशन ही वहां पे नहीं होगा। अगर आपका इंसुलिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा, देन ऑब्वियसली यू विल सफर विद डायबिटीज। तो वर्ल्ड में अराउंड 5% पॉपुलेशन सफर विद दिस काइंड ऑफ डायबिटीज, जहां पे आपका जीन काम ही नहीं कर रहा, राइट, इट इज नॉट वर्किंग ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी ओवर हियर, राइट। तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ पूछना हो ना तो अनम्यूट करके पूछ लिया करो, चैट में लिखने से अच्छा है यू सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, मच मोर इजियर वे टू, ठीक है। सर और जैसे वरुण पूछता है ना, वरुण, वैसे बाकी लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो हमने इतना इसे समझा था, मैं चाहूंगा कि फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, ठीक है। हमने प्लाज्मिड देखा था, प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपसे एक बात किया था, ये चीज हमने लास्ट पढ़ी थी। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए एंड इट विल हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, और इन जीन की वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन, या मैं कह सकता हूँ दे आर एबल टू सर्वाइव इन द एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, इन जीन की वजह से। तो ये बात प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और इसके रिलेटेड आप टॉपिक डिटेल में 12th में आप और पढ़ते हो। तो ये प्लाज्मिड के बारे में ये चीज याद रखना, दैट दे विल हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, राइट। मैं आपको अगर एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अज्यूम करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे एक प्लाज्मिड, अज्यूम करते हैं कि मेरा यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, राइट। इस प्लाज्मिड में एक मेरा यहाँ पे जीन लगा हुआ है, यू हैव वन जीन यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो जीन मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, इस जीन का नाम है मेरा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, TET, राइट। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है आपका टेट्रासाइक्लिन। तो अगर ये वाला जीन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है प्लाज्मिड के अंदर, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में आराम से सर्वाइव कर जाएगा। अगर इस बैक्टीरिया को मैं टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक में रखूंगा या उसके ऊपर डालूंगा, तो उसकी डेथ नहीं होगी, वो वहां पे जिंदा रह जाएगा, ठीक है। सो दैट्स जस्ट वन एग्जांपल टू टेल यू। फिलहाल आप ये एक आपका एंटीबायोटिक बेटा, टेट्रासाइक्लिन इज बेसिकली एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन जो आपका यहाँ पे था एक आपका एंटीबायोटिक है, इट इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में इतना याद रख लो, अगर कुछ मालूम ना हो तो। एंटीबायोटिक, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एंटीबायोटिक्स जो आपके होते हैं, इनको यूज किया जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। सो जब भी आपको कोई बीमारी होती है, जब समझो आपको टाइफाइड हो गया, समझो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो आपकी जो मेडिसिन दी जाती है, दे विल हैविंग द एंटीबायोटिक्स, वो बनाए इस तरीके से जाता है ताकि उसको यूज करके हम बैक्टीरिया को मार सकें, ठीक है। सो टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, राइट। बट अगर किसी बैक्टीरिया में आपको इसका जीन मिलता है, देन यू विल से कि यार वो उसमें तो सर्वाइव कर जाएगा इजीली, ठीक है। हाँ बेटा बताइए, क्या कोई पूछ रहे थे आप, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा था ना, नहीं पूछ रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो हमने यहाँ पे प्लाज्मिड देख लिया, प्लीज प्लाज्मिड का रोल याद रख लेना, क्या होता है आपका रोल यहाँ पे, राइट। कौन से जीन इसके अंदर होते हैं, उनका काम क्या होता है। वो बैक्टीरिया को बेसिकली हार्श कंडीशन से बचाता है। हार्श कंडीशन मतलब
एक एंटीबायोटिक वाली कंडीशन से बचेंगे, उसके लिए बैक्टीरिया के लिए खास कंडीशन ही है, राइट। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइबोसोम्स। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे राइबोसोम्स की। सो वी हैव डन मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे अबाउट द राइबोसोम्स। तो अगर मैं बात करता हूँ राइबोसोम्स की एंड दैट टू इन द बैक्टीरिया, तो आप इतना याद रख लेना फिलहाल के लिए, राइबोसोम्स जो आपको मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर, दे आर ऑफ माइन 70s राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स आपको मिलते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे 70s राइबोसोम्स। अब राइबोसोम को कभी अगर आप देखते हो ना ध्यान से अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली, तो आपको क्या दिखेगा? यू विल हैव अ लार्जर यूनिट एंड यू विल हैव द स्मॉलर यूनिट। तो बर्गर जैसा होता है राइबोसोम, एक ऊपर लार्जर यूनिट होता है, एक वो नीचे स्मॉलर यूनिट होता है, राइट। लार्जर यूनिट जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका बना होगा 50s से, और स्मॉलर यूनिट आपका बना होता है यहाँ पे आपका 30s से। अब ये जो S आपका यहाँ पे, इट इज अ सेवर्टबर्ग यूनिट, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको जब मैं यूकैरियोटिक राइबोसोम बता रहा हूँ आपको, तब मैं उसे वो एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो पहले वरुण, एक सेकंड। बताइए बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। +20। हाँ जी, वैसा नहीं होता इसके अंदर वैसा नहीं होता। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो सेवर्टबर्ग यूनिट यहाँ पे है ना, इसको इस तरीके से हम लोग काउंट नहीं करते हैं, राइट। वी डोंट काउंट लाइक 50 + 30 80, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 50s इज द लार्ज यूनिट एंड स्मॉल इज गोइंग टू बी द 30s यूनिट। आप सोच रहे हो कि सर ने 30 लिख दिया, 20 लिखना था 30 लिख दिया लाइक दिस। नहीं बेटा, वो वैसा नहीं है। ये जो आपके यूनिट है ना, इनको आप प्लस नहीं करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू डोंट प्लस देम, राइट। ये मॉलिक्यूलर यूनिट्स जो आपके होते हैं, इनको इस तरीके से आप इवेल्युएट नहीं करते। तो प्लीज याद रखना 50s आपका होता है लार्जर यूनिट, राइट, एंड स्मॉलर यूनिट इज गोइंग टू बी योर 30s। अब उसी तरीके से अगर मैं आपको हमारा जिनका यूकैरियोट्स का अगर मैं आपको राइबोसोम बताऊं, तो अगर आप यूकैरियोट्स के राइबोसोम अगर आप देखते हो, सो दे आर ऑफ माय 80s। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं, दे आर ऑफ माय 80s, मतलब हमारे अंदर तो आपको मिलेंगे, दे आर ऑफ योर 80s। तो ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं इन द यूकैरियोट्स, ये आपके होते हैं 80s राइबोसोम्स, राइट। अब इनमें जो आपका लार्ज यूनिट होता है वो आपका होता है 60s का, और स्मॉल यूनिट आपका यहाँ पे होता है 40s का। अब तुम वापस बोलोगे सर 100 जा रहा है सर, the value is going 100, सर ये क्या कर रहे हो? So याद रखना, this Severtberg unit is not that you don't simply add them. इसको इस तरीके से कैलकुलेट इवैल्यूएट नहीं किया जाता इस मॉलिक्यूलर यूनिट को, ठीक है। तो प्लीज ये बात याद रखना। So that is what you have to know over here. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनका काम क्या होता है, सो दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स चाहे हमारे अंदर हो चाहे बैक्टीरिया के अंदर हो, दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, या आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। इनके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकता। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, विदाउट राइबोसोम्स यू कैन नॉट कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब यहाँ पे आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पॉलीराइबोसोम्स। You have a term like your polyribosomes. अब पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है ये भी हम समझते हैं, बट उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जिसको आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, क्या यहाँ तक जो स्लाइड में आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ऑलराइट। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आपको इतना मालूम है कि आपके डीएनए में से आपका बनता है प्रोटीन। डीएनए में जो आपके जीन लगे होते हैं उसमें से आपका प्रोटीन बनता है। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, और ये आपको बहुत लंबे टाइम के लिए याद रखनी है, बिकॉज दिस विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आपको प्रोटीन बनाना होता है तो आप पहले क्या करोगे, आपका जो डीएनए है, मतलब जहां पे भी जीन लगा हुआ है, उसमें से आप बनाओगे आपका एमआरएनए। उसमें से आप बनाते हो आपका यहाँ पे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसे हम कहते हैं। याद रखना, सबसे पहले आपके डीएनए में से आपका बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डीएनए होता है जहां पे आपका जीन लगा होगा, उसमें से आप डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाते हैं, पहले आप बनाते हो आपका मैसेंजर आरएनए।
एंड देन उस मैसेंजर, और पहले यहाँ पे ध्यान दो, इमोजी सेंड करते रहोगे तो वैसे ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? क्या हो गया? इसका काम क्या होता है mRNA? बता रहा हूँ ना अभी। हाँ वरुण बता रहा हूँ, नहीं बता रहा मैं, या फिर मैं लाइक यहाँ तक लिख के मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया और मैं अपना कप लेके यहाँ से जा रहा हूँ कि चलो अब देख लो बेटा आप लोग अपना। वरुण लाइक थोड़ा लाइक पेशेंस रख, ध्यान दे, ठीक है। सो यू विल हैव अ डीएनए, डीएनए विल मेक द एमआरएनए ओवर हियर, राइट। और इस एमआरएनए में से आप बनाते हो आप यहाँ पे प्रोटीन। इस एमआरएनए से यू विल फाइंड योर प्रोटीन इज बीन फाउंड। तो पहले तो आपको ये पाथवे याद रखना है, डीएनए में से आपको बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से आप बनाते हैं यहाँ पे प्रोटीन। पहले तो ये पाथवे का आप रट्टा लगाओ, राइट, दैट दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग टू मेक द प्रोटीन। प्रोटीन कभी भी आपका डायरेक्टली नहीं बनता, पहले आप बनाते हो मैसेंजर आरएनए एंड देन यू मेक द प्रोटीन आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे आप एक और चीज याद रखो कि आपका जब डीएनए में से एमआरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन, राइट। सो जब आप एमआरएनए बनाते हो डीएनए से, उसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। और जब आप उस एमआरएनए को यूज करके आप बनाते हो आपका प्रोटीन, व्हेन यू मेक अ प्रोटीन आउट ऑफ इट, देन उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन। देन दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। तो पहले तो आप इतना याद रखो कि डीएनए में से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आप एमआरएनए को यूज करके बनाते हो आपके प्रोटीन को, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आपका एमआरएनए बनता है, सो एमआरएनए इज लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो, तो समझिए ये मेरा एमआरएनए, दिस इज माय एमआरएनए, ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। तो अगर मेरा एमआरएनए यहाँ पे बन चुका है, तो कौन सा प्रोसेस मेरा यहाँ पे हो चुका है इन दोनों में से? विच प्रोसेस हैज कंप्लीटेड? ट्रांसक्रिप्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा एमआरएनए डीएनए से बन चुका है, राइट। कैसे बनता है वो तुम 12th में पढ़ोगे अलग से, राइट। अभी बस याद रखना कि तुम्हारा यहाँ पे एमआरएनए समझो बन चुका है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके जो राइबोसोम्स होंगे ना, वो इस एमआरएनए के ऊपर जाके बैठेंगे। सो समझो मेरा एमआरएनए है यहाँ पे, अब राइबोसोम इसके ऊपर जाके बैठेगा। सो मेरा लार्ज यूनिट इसके ऊपर आके बैठेगा, मेरा स्मॉल यूनिट इसके नीचे आके बैठेगा। सो जैसे बर्गर के अंदर आप अपनी पत्ता गोभी को लगाते हो, पत्ता गोभी कहते हैं ना लाइक कैबेज को, यस। सो जैसे आप बर्गर के अंदर अपने लाइक लीफी वेजिटेबल्स को आप लगाते हो, राइट, वैसे ही आप यहाँ पे अपने एमआरएनए के ऊपर आपका यहाँ पे राइबोसोम्स आके लग जाएंगे। सो ऊपर लार्ज यूनिट, नीचे स्मॉल यूनिट आपका यहाँ पे आके लग जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे राइबोसोम आके लग जाता है, देन व्हाट विल हैपन, राइबोसोम एमआरएनए को रीड करेगा, राइट। या तुम सिंपली याद रखो, राइबोसोम जहाँ पे है, यहाँ पे है, वो एमआरएनए के ऊपर जाके यहाँ पे बैठ चुका है। इट हैज कम एंड इट इज सिटिंग ऑन द एमआरएनए ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि ये एमआरएनए को यूज करके इट विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोटीन्स। इसको यूज करेगा मतलब वो उसे देखेगा वहां पे, लाइक इट विल यूज द एमआरएनए एंड विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोटीन्स। और यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाएगा। और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर मैंने आपका बना के दिखाया है, दैट इज नथिंग बट माय अ प्रोटीन। तो ये चीज यहाँ पे की जाती है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि राइबोसोम एमआरएनए को यूज करता है और फिर आपको प्रोटीन बना के देता है। सो ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम तो चाहिए, उसके बगैर काम नहीं बन सकता आपका। बिना राइबोसोम के आप प्रोटीन नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं है। यू कैन नॉट मेक प्रोटीन आउट ऑफ एनीथिंग, यू नीड टू हैव अ राइबोसोम, ठीक है। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। तो आप फिलहाल डायरेक्ट तरीके से आप ऐसे याद रखो। किसी ने हैंड रेज किया, किशोर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गलती से हो गया। गलती से हो गया, ऑलराइट। तो इतना डायरेक्टली फिलहाल आप याद रखो कि इस तरीके से आपका प्रोटीन बनाया जाता है। क्या एक्चुअली वहां पे हो रहा है वो तो तुम 12th में डिटेल में आप उसे समझोगे, राइट। यू हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन योर 12th। अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर आप एक सेल को ऑब्जर्व करते हो, आप लोग एक सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और आप देखते हो वहां पे, और वो बैक्टीरिया का सेल है, वो बैक्टीरिया का सेल आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है वहां पे? आपको दिख रहा है कि एक एमआरएनए वहां पे खड़ा है, राइट।
और उस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स बैठे हुए हैं, उस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स आके बैठे हुए हैं। तो अगर मेरे mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स अगर आके बैठेंगे तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? ट्रांसलेशन होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन बनेगा? क्या मैं कह सकता हूँ मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन? यस सर। सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स आके बैठे हैं मेरे mRNA के ऊपर, सो व्हाट विल हैपन, अ मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज बीन फॉर्म्ड। बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनेगा, यहाँ से भी आपका प्रोटीन बन रहा है, राइट, यहाँ से भी आपका प्रोटीन बन रहा है। तो श्योरली मैं पता है क्या कह सकता हूँ, एज अ साइंटिस्ट मैं कह सकता हूँ क्या ये प्रोटीन जरूर इंपॉर्टेंट होगा मेरे बैक्टीरिया के लिए, इसलिए वो इतना ज्यादा बना रहा है। ये प्रोटीन जरूर मेरे बैक्टीरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट। तो आप यहाँ पे ये बात समझो कि एक सिंगल आरएनए के ऊपर, सिंगल mRNA के ऊपर, सिंगल mRNA के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स जाके बैठते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं एक टर्म, दैट इज माय पॉलीराइबोसोम्स। उसके लिए मैं टर्म यूज करता हूँ यहाँ पे एज अ पॉलीराइबोसोम्स। और ये चीज आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिलती है आपके बैक्टीरिया के अंदर। यू गेट टू सी इन द बैक्टीरिया वेरी इजीली, यू गेट टू सी इन द हैपनिंग इन द बैक्टीरिया। सो आपके सिंगल mRNA के ऊपर आपके कई सारे राइबोसोम्स जाके बैठेंगे, एंड देन यू विल फाइंड कि बहुत एक्सेस में वो प्रोटीन आपका बनाया जाएगा, या बहुत ज्यादा अमाउंट में वो वाला प्रोटीन आपका वहां पे बनाया जाएगा। और ये करने का रीजन ये होता है बिकॉज वो प्रोटीन बहुत एसेंशियल है उस बैक्टीरिया के लिए। और इसकी आप पिक्चर एक आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू जस्ट पे अटेंशन, ये नीचे वाले पार्ट में इसकी पिक्चर लगी हुई है। सो यू कैन सी आपके एक सिंगल mRNA के ऊपर कितने सारे राइबोसोम्स आके बैठे हैं। अब अगर इतने सारे राइबोसोम्स अगर आपके आके बैठ रहे हैं, देन सिंपली मीन्स कि अब आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनाया जाएगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि यार वो प्रोटीन काफी एसेंशियल है, वो प्रोटीन आपका काफी ज्यादा एसेंशियल है उस बैक्टीरिया के लिए। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द पॉलीराइबोसोम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आराम से सोचिए, अगर कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। कुछ चीजें नहीं है यहाँ पे, आपको शायद नहीं समझ आएंगी, तो प्लीज बता दीजिए अगर कोई चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो बोलिए। सर ये प्रोटीन लार्जर यूनिट से ही बनता है? नहीं नहीं नहीं, वैसे मत सोचो अपूर्वा, वैसे मत सोचो, आपको 2 यूनिट चाहिए। वो जैसे मैंने आपको दिखाया ना बना के, आप ये मत सोचना कि लार्ज यूनिट आपको लगता है, 2 यूनिट आपके लगता है, ठीक है। डोंट थिंक लाइक दैट। वो तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए मैं आपके लिए आपको ऐसे बना के दिखाया है, ठीक है। सो डोंट, आपको सिर्फ लार्ज चाहिए होता है, दोनों यूनिट के बगैर आपका काम नहीं हो सकता, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आप एक चीज यहाँ पे समझिए, आपका जो बैक्टीरिया यहाँ पे होता है ना, बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाना एसेंशियल है, वो हमेशा बनाते रहेगा। as a scientist, as a biotechnologist, as a person who works in pharmaceutical companies, right, या जो रिसर्च में काम करता है, पता है आपका काम क्या होता है? आपका काम ये होता है जानना कि मैं इस प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रोक सकता हूं। अगर समझो कोई, अब अगर आप ये बात मेरी समझो, आप इन सब चीजों को इतने डीप में आप पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया, देयर फंक्शनिंग, प्रोटीन क्या है, प्लाज्मिड क्या है, आप ये सब पढ़ रहे हो। आप अभी जो ये सब पढ़ रहे हो वो तो काफी आप ऊपर से पढ़ रहे हो। फ्यूचर में आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, चाहे आप मेडिसिन में जाओ, मतलब MBBS करो, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री में करो अपना BSc MSc, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में करो, यू विल स्टडी दिस थिंग्स इन डिटेल। और उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जब तक आप इन पाथवे को समझ नहीं पाओगे तब तक आप इन्हें टारगेट नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। अज्यूम करते कि आपकी कंपनी ने एक एंटीबायोटिक बनाया, आपकी कंपनी ने एक बनाया आपका एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक का काम होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करना। अब ये एंटीबायोटिक जब आपने बनाया था तो आपने सोच के बनाया था कि क्या करेगा। सो कई बार क्या किया जाता है मालूम है, कुछ एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो एंटीबायोटिक है आपके सामने, ये बनाया गया है, ये जाके राइबोसोम्स को खत्म कर देगा। ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, ये इट विल गो and destroy the ribosomes. It will destroy the ribosomes. अगर आप राइबोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या कभी बैक्टीरिया अपना प्रोटीन बना पाएगा?
नो सर। कोई चांस नहीं है, कभी बना ही नहीं पाएगा वो अपना प्रोटीन। आपके एंटीबायोटिक ने जाके क्या किया, बैक्टीरिया को नहीं मारा, उसने जाके राइबोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां पे बंद हो जाएगा। कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जाके आपका सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देते हैं। दे विल गो, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे एंड दे विल स्टॉप द सेल वॉल फॉर्मेशन, दे विल स्टॉप सेल वॉल फॉर्मेशन। अगर आपका सेल वॉल बन ही नहीं सकता तो एक बैक्टीरिया में से दूसरा बैक्टीरिया कभी बन ही नहीं पाएगा, राइट? इन तरीके से आपके एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, ये बात समझिए। ये डायरेक्टली जाके आपके बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, ये जाके उनके पाथवे को खत्म करते हैं। जो उनका जो प्रोसेस करने का जो पाथवे होता है ना, उसको जाके वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। और क्योंकि वो उसको जाके डिस्टर्ब करते हैं, इसके वजह से आपका बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती एंड आप बच जाते हो, राइट? अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं, ये बैक्टीरिया के राइबोसोम को जाके टारगेट कर रहा है, ये मेरे राइबोसोम को जाके टारगेट क्यों नहीं कर रहा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं तो ये मेरे राइबोसोम्स को टारगेट कर रहा है बैक्टीरिया के, ये हमारे राइबोसोम को भी तो जाके टारगेट कर सकता है, ये हमें क्यों नहीं कर रहा? आप ये बता दो, इसका आंसर बता दो आप सोच के। क्योंकि सर हम में डिफरेंट होते हैं सर। राइट, हमारे अंदर जो राइबोसोम्स हैं यहाँ पे वो आपके होते हैं ATS, और बैक्टीरिया में जो आपके होते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया विल हैव द 70S राइबोसोम्स। सो बैक्टीरिया के अंदर आपके होते हैं 70S, और आप जो एंटीबायोटिक बनाते हो वो इस तरीके से बनाते हो कि वो आपके सिर्फ 70S राइबोसोम्स को जाके टारगेट करें, राइट? वो आपके ATS राइबोसोम्स को जाके टारगेट ना करें। तो इस तरीके से, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। प्लीज समझिए, इतनी ज्यादा चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू मेक समथिंग लाइक दिस। जब आप कुछ बनाते हो एंटीबायोटिक्स, तो आपको बहुत सारी चीजों को समझ के आपको बनाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द पाथवे। आपको उस बैक्टीरिया का 2 मिनट रुक जा, उसका पाथवे आपको समझना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। बताइए वरुण, बोलिए। सर राइबोसोम्स की सर जो स्मॉल यूनिट होती है सर, वो भी प्रोटीन बनाती है? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ वरुण आपसे और आप सब लोगों से कि दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये मत बोलना कि स्मॉल से ही बन रहा है सर या लार्ज से बन रहा है, ये दिमाग में रखो ही मत। बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, दोनों आपको चाहिए होते हैं। बिना किसी एक के आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। इट इज एज सिंपल इज दैट, राइट? आप और कुछ मत सोचो, आप ये मत सोचो कि सर ये तो हवा में लग रहे हैं सर प्रोटीन, ये तो लार्ज से बने होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। You need both the things to make the protein synthesis. Without them, they won't be forming. अभी तो बताया वरुण ने की चीज, अभी तो बताई आपको अपूर्वा को मैंने। या टेल मी, क्या क्वेश्चन आपका? बताइए, बोलिए। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो प्लीज याद रखना यहाँ पे कि आपके एंटीबायोटिक्स जो आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, दे आर बीन मेड अंडरस्टैंडिंग द पाथवे ऑफ द राइबोसोम, पाथवे ऑफ द बैक्टीरिया, और वो उसको जाके टारगेट करते हैं। उसी तरीके से आपका एंटीबायोटिक जो सेल वॉल बनाने दे रहा है, वो आपको कभी टारगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल होती नहीं है। सो इट विल गो एंड टारगेट द ओनली बैक्टीरिया जो सेल वॉल होती है जिसके पास। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, ठीक है? सो क्या ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क? Yes, sir. आई होप सारे लड़कियों को और सारे लड़कों को ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है? Yes, चलिए फिर sir. आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स नाउ। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो वी हैव अंडरस्टूड द रोल ऑफ राइबोसोम। तो क्या करते हो हमने आपने देख लिया। अलोंग विद दैट वी हैव सीन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। वी हैव सीन द क्रोमैटोफोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम्स, एवरीथिंग वी हैव सीन। अब एक दो चीजें इसमें बाकी है, वो हम देख के यहाँ पे खत्म करते हैं। अब उसके पहले मुझे इसका आंसर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? अनम्यूट करके आंसर नहीं करना है, हैंड रेज करो। एक बार बोल दिया अनम्यूट नहीं करना है तो नहीं करना है, हैंड रेज करिए और आंसर बताइए इसका। क्विकली रेज योर हैंड। हाँ जी, सो आई कैन सी नंबर ऑफ पीपल रेजिंग देयर हैंड। हर्षिता बताइए क्या आंसर होगा इसका? राइट हर्षिता, दैट्स अ करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर एनवेलप आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है? सो ये था आपका 2015 का क्वेश्चन जो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये हम कर चुके थे। इफ यू रिमेंबर, दिस इज समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग वी हैव डन, राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अगेन हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे। सो बताइए वरुण, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, मेसोसोम। ठीक है, वरुण ऑप्शन डी कह रहा है।
अंजू क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन डी। अंजू को भी ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है। देन किशोर आप भी बता दीजिए आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन डी। राइट, सो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। मिसोजोम्स का काम सिमिलर होता है टू योर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं उसी तरीके से मिसोजोम्स भी आपके यहाँ पे काम करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, राइट। This is something, it is something we have done. The motile bacteria are able to move with the help of my flagella. Flagella की मदद से आपके बैक्टीरिया मूव कर पाते हैं, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर आप चैट अनम्यूट करके नहीं बताएंगे, आप हैंड रेज करके बताएंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स वेयर? अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सचिन आप बता दो क्या आंसर होगा इसका? आशा आप बता दो, सचिन से हम कनेक्ट नहीं कर रहे। आशा आप बता दो क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर बी। क्रोमैटोफोर्स। आशा मुझे ये बता दो कि क्रोमैटोफोर्स आपको कहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए? कौन से बैक्टीरिया में मिलेंगे मुझे देखने के लिए? साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड, आई विल फाइंड देम इन समथिंग लाइक माय साइनोबैक्टीरिया के अंदर मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। So these are like very straightforward question. इसको लेके कंसर्न आपको जनरली आएगा नहीं। जनरली आपके कंसर्न आते हैं जब स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, राइट। So that is something we have seen. ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और यहाँ पे देखते हैं। Now let's talk about my inclusion bodies. आपकी inclusion bodies यहाँ पे कौन सी होती है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। Let's try to see them कि यहाँ पे मेरा क्या होगा। So चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। So अगर आप किसी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, तो क्या होगा? यू विल गेट टू सी कि बैक्टीरिया के अंदर आपको कई बार ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टोरेज बॉडीज आपको मिल सकती है। ये प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड के अलावा यू कैन हैव सम स्टोरेज बॉडीज इन द बैक्टीरिया। इन स्टोरेज बॉडीज के अंदर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको स्टोर करा हुआ आपको मिल जाता है। सो इन स्टोरेज बॉडीज के अंदर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोर करा हुआ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो इन स्टोरेज बॉडीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एज अ इंक्लूजन बॉडीज। So you call them as a inclusion bodies. So अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, तो याद रखना ये वो आपके बॉडीज होती है जिनके अंदर आप कुछ स्टोर करके रखते हो। So इनके अंदर आप करते हो स्टोरेज। वो स्टोरेज किसी भी चीज का हो सकता है, कई बार फॉस्फेट का होता है, कई बार ग्लूकोज का होता है। तो याद रखना आपका बैक्टीरिया कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो रखेगा आपका इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। सो दिस आर माय इंक्लूजन बॉडीज जिनके अंदर आप चीजों को स्टोर करके आप रखते हो। तो आप यहाँ पे देख लो, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन अ फॉर्म ऑफ माय इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन अ फॉर्म ऑफ माय इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, एंड दे फ्रीली लिव इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे आपके फ्रीली आपके साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, और इसके अंदर आपको मिलेगा आपका स्टोर किया हुआ सब्सटेंस। अब स्टोर आप क्या क्या कर सकते हो? यू कैन स्टोर द फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स आप स्टोर कर सकते हो, और यू कैन स्टोर द ग्लाइकोजन। तो अलग चीजों को आप यहाँ पे स्टोर करके आप रख सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंक्लूजन बॉडीज। तो याद रखना बैक्टीरिया भी कुछ कुछ चीजें रिजर्व करके रखता है, और वो सब रखेगा इनसाइड द इंक्लूजन बॉडीज जो आपके साइटोप्लाज्म में आपको घूमते हुए आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन द साइटोप्लाज्म। उसी तरीके बोलिए बेटा अभिषेक, बोलिए। सर सेकंड स्टेटमेंट रिपीट कर देना सर। सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये करिए, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई आपके यहाँ पे नहीं होती, और ये आपकी फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रही होती है। आप देख लो यहाँ पे, ये आपकी फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर आपके यहाँ पे घूम रही होंगी, ठीक है। और उनके अंदर आप कुछ ना कुछ आप स्टोर करके आप वहां पे रखते हो, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ स्टोर करके आप वहां पे रखते हो। सो यू विल फाइंड योर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आर बीन स्टोर्ड ओवर देयर। सर ये और नहीं कर सकती स्टोर? नहीं, हम इनके पास वैक्यूल थोड़ी होता है जैसे हमारे पास होता है, वैक्यूल लाइसोसोम्स हमारे पास होते हैं, उनके पास नहीं होते ना, तो उनके पास यही होता है स्टोर करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर। देन यू हैव समथिंग लाइक योर गैस वैक्यूल्स, जैसे आपके ये स्ट्रक्चर्स है वैसे ही आपके गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। गैस वैक्यूल्स में बेसिकली आप एयर को स्टोर करते हो या कोई गैसेस को आप स्टोर करते हो। सो सम डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस समटाइम्स आर बीन स्टोर्ड, या सिंपली कई बार आप उसके अंदर एयर रखते हो। सो यू कॉल देम एज अ गैस वैक्यूल्स।
अब गैस वैक्यूल्स जनरली आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। याद रखना, गैस वैक्यूल्स आपको जनरली मिलते हैं देखने के लिए इन योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आपके गैस वैक्यूल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए, लाइक योर साइनोबैक्टीरिया, उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल ग्रीन एल्गे एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आपको गैस वैक्यूल्स मिलेगा देखने के लिए। सो ये एक बात याद रखना कि ये जो आपकी गैस वैक्यूल जिसके अंदर आपकी होती है गैसेस, इट विल हैव जनरली, इट कैन हैव एयर, आप इसमें स्टोर कर सकते हो, या फिर समटाइम इट कैन हैव डिफरेंट गैसेस, या फिर इसमें कोई आपकी स्पेसिफिक आपकी गैसेस यहाँ पे आपकी हो सकती है। जनरली एयर ही होता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल हैव। तो ये आपको मिलता है आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रख लो, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसके अंदर आपको और कुछ समझना नहीं है। गैस वाला रिपीट करते हैं। गैस वैक्यूल कुछ नहीं है वरुण, यहाँ पे ये भी आपके जैसे स्टोरेज वैक्यूल्स है, वैसे आपके यहाँ पे वैक्यूल्स है, इनके अंदर आप गैस रखते हो या आप एयर रखते हो, बस। ये आपको अगर ढूंढना होगा तो आप किसको पकड़ोगे, आप पकड़ोगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। आप एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को आप पकड़िए, उसके अंदर आपको ये मिल सकता है देखने के लिए, लाइक योर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल एल्गे, या कोई भी आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पकड़ो, उसमें आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको इस तरीके से इसके अंदर रखनी है याद। सो ये दो चीजें याद रखना, व्हाट आर माय इंक्लूजन बॉडीज एंड व्हाट आर माय गैस वैक्यूल्स। क्या ये दो चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Alright, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन दैट केस तो यहाँ पे एक तरीके से आपका बैक्टीरिया होता है खत्म। दिस इज वेयर योर बैक्टीरिया गेट्स कंप्लीटेड। अब फटाफट मुझे आंसर करना ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अब जल्दी से मुझे बताइए, आपका जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? अनम्यूट करके बताइए। 70s राइबोसोम, ठीक है। मुझे बताइए आप लोग कि जो आपका 70s राइबोसोम होता है उसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट किससे बना हुआ होता है? 30 सब 30 होता है, 20s नहीं होता। 30 सर। इट इज माय 30s राइट। मुझे बताइए अगर एक सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, तो पॉलीराइबोसोम्स के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? अक्षरा आप बताइए। अरे वो बता रही है बेटा, रुक जा। अक्षरा, पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है देखने के लिए? यस सर, बता रही हूँ सर, बोलने देते कोई नहीं। बोलो। यस सर। सर इसमें ज्यादा राइबोसोम mRNA के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे। Right, you will have a single mRNA will have multiple ribosomes and then you will find a more amount of protein will be found over here. ठीक है, चलिए तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। So that's what you will find happening over there. Then मुझे आप ये बता दीजिए कि आपका what will be the role of your chromatophore? अंजू आप बताइए क्रोमैटोफोर का रोल क्या होगा? अंजू कोशिश करिए एक बार, क्रोमैटोफोर का क्या रोल हो सकता है? अगर अंजू नहीं बताएगी फिर शिवांशी आप बताना चाहेंगे? शिवांशी, क्रोमैटोफोर्स का रोल। उन्होंने वापस हैंड रेस किया ना, क्लास के बाहर जाओगे फिर सीधा सीधा बाहर, सीधा घर पे डायरेक्ट। ठीक है, एनीवन एल्स अदर देन वरुण कैन टेल मी क्रोमैटोफोर्स के रोल क्या होते हैं? बोला ना बेटा वरुण, तुम्हारे अलावा एनीवन एल्स बोलो। फोटोसिंथेटिक सर। होता क्या है उसके अंदर, होता क्या है? सर फोटोसिंथेसिस होती है सर क्रोमैटोफोर से। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बेटा ये सब याद रखना है तुम लोगों। और वरुण एक बार बोल दो ना कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, फिर बाकी लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए बोलने का, समझो इस बात को। राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। अच्छा, अभी हम यहाँ पे सेल वॉल की बात करेंगे। सो विल क्विकली डिस्कस द सेल वॉल ओवर हियर ऑफ द बैक्टीरिया। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो विल गेट टू सी समथिंग लाइक मैं सेल एनवेलप, एक टर्म आपको मिलेगा देखने के लिए। सो लेट्स सी कि सेल एनवेलप आपके यहाँ पे क्या होता है, राइट। सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी कि समझिए आपके पास है यहाँ पे आपका बैक्टीरिया। लेट्स से यू हैव अ बैक्टीरिया ओवर, तो ये है हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल। सो ये मेरा बैक्टीरिया का सेल वॉल है यहाँ पे।
और सेल वॉल के बाद अंदर के साइड पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो विल गेट टू हैव ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल तो आपकी है यहाँ पे, उसके साथ साथ अंदर के साइड पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. बट इसके अलावा बैक्टीरिया का एक आउटर लेयर भी आपका यहाँ पे होता है. यू विल हैव द आउटर लेयर एज वेल एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोकैलिक्स. सो आपको यहाँ पे एक आउटर मोस्ट लेयर भी आपको मिलती है सेल वॉल के बाहर. तो सेल वॉल के आउटसाइड में आपको एक और लेयर यहाँ पे मिल सकती है एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये पहले तो आप यहाँ पे याद रखिए. देन आउटर मोस्ट लेयर आपकी जो होती है यहाँ पे दैट इज माय ग्लाइकोकैलिक्स. देन व्हाइट वाली लेयर जो आपकी यहाँ पे होगी दैट विल बी योर सेल वॉल. एंड जो येलो वाली लेयर जो आपकी यहाँ पे है दैट विल बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट. सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद कि अगर आप तीनों लेयर को देखोगे तो सबसे बाहर आपकी आएगी ग्लाइकोकैलिक्स, देन यू विल हैव द सेल वॉल एंड देन द इनरमोस्ट विल बी माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो विल हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन यू हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तीन लेयर आपको बाहर से अंदर के साइड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है और इन तीनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज अ सेल एनवलप. इन तीनों को हम यहाँ पे कलेक्टिवली बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेल एनवलप. अब आप एक चीज याद रखना और ध्यान से सुनना इस बात को. याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स होगा. कुछ बैक्टीरिया के पास आपको मिलेगा, कुछ के पास आपको नहीं मिलेगा. तो ये सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता. इतनी बात दिमाग में बिठा लो कि ग्लाइकोकैलिक्स सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ बैक्टीरिया में आपको ये दिख जाता है, कुछ में आपको ये नहीं दिखता. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए, राइट. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स बना किससे होता है. तो अगर आपसे कोई आपसे आके पूछता है, अगेन आपके अगर नेबर्स अगर आपसे आके पूछते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली, हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन आपका, बोलिए. रिपीट कर दोगे, वॉइस चली गई थी. वॉइस चली गई, ठीक है. सो याद रखना आप लोग यहाँ पे हमेशा कि आपकी यू हैव द 3 लेयर्स. यू हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर, राइट. उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका सेल वॉल एंड देन आपका जो इनर मोस्ट लेयर आपका यहाँ पे होता है दैट इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो बैक्टीरिया में अभी तक हमने क्या देखा था कि यार सेल वॉल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है. उसके साथ साथ आउटर मोस्ट लेयर भी एक और आपको यहाँ पे दिख जाती है. उसके बाहर सेल वॉल के बाहर आपको ब्लू कलर की एक और आपको लेयर एक्स्ट्रा मिल जाती है. दैट इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोकैलिक्स. याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. बैक्टीरिया के लिए इसके एडवांटेज होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए. ठीक है. अगर कई बार आपको ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा. यू वोंट हैव द आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स. आपको सिर्फ सेल वॉल और मेम्ब्रेन ही आपको मिलेगी. तो ये बात पहले आप दिमाग में बिठा लो. उसके बाद याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना हुआ होता है तो आप सिंपली बोल सकते हो ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ माय पॉलीसैकेराइड. इट इज मेड अप ऑफ योर पॉलीसैकेराइड. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. So glycocalyx is always going to be made up of your polysaccharide. ये चीज आपने भूलनी नहीं है कि it is going to be made up of polysaccharide. ठीक है. इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे क्या 2 टाइप होते हैं. बट फिलहाल इतनी चीज आप यहाँ पे रखो याद that this is something जो मिलेगा बैक्टीरिया में but it is not important for survival. तो कुछ बैक्टीरिया में ये होगा भी नहीं and they will still happily live, right? तो चलिए देखते हैं कि यार इसका एडवांटेज क्या होता है. अगर है तो इसका फायदा क्या है. We'll try to see that. Let's try to see over here. So glycocalyx जो बेटा आपका होता है वो 2 फॉर्म में होता है. You will have in the 2 forms. इसके 2 टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एक आपका होगा यहाँ पे कैप्सूल. One is going to be your capsule. और दूसरा फॉर्म जो आपका यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्लाइम. तो एक आपका यहाँ पे होता है कैप्सूल, एक आपका यहाँ पे होता है फॉर्म जिसे हम कहते हैं स्लाइम. दोनों में फर्क क्या होगा उसको आप यहाँ पे देखिए, उसको आप यहाँ पे समझिए. जो स्लाइम फॉर्म होता है, जो पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की. जो कैप्सूल होता है वो आपका होता है थिक. कैप्सूल जो फॉर्म आपका यहाँ होता है इट इज गोइंग टू बी वेरी थिक. तो इसकी जो लेयर होती है वो काफी थिक होती है, राइट. और स्लाइम जो आपका फॉर्म होता है ये इसका होता है आपका लेयर जो होती है वहां पे काफी थिन होती है. तो यहाँ पे जो आपको जो लेयर मिलेगी पॉलीसैकेराइड की वो काफी आपकी होगी थिन
और कैप्सूल में काफी थिक होगी। तो अगर कैप्सूल की अगर मैं लेयर बनाऊंगा तो वो काफी थिक बनेगी वहां पे, राइट, काफी थिक होती है वो और हार्ड भी होती है, राइट। बट अगर मैं स्लाइम वाली लेयर बनाता हूँ, सो दैट विल बी अ वेरी थिन लेयर। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस यू विल गेट टू सी। सो विल हैव अ कैप्सूल और अ स्लाइम फॉर्म, ये दो फॉर्म आपको मिलते हैं देखने के लिए। उसके बाद किससे बना हुआ होता है ये? इट इज मेड अप ऑफ माय पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। Polysaccharide. हाँ जी, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना होगा मेरे यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, ये बात याद रखना। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया। ये जरूरी नहीं है आपके बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, बट इसके कोई ना कोई फंक्शन तो होते हैं, कुछ ना कुछ इसके एसेंशियल फंक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो यू विल फाइंड सेवरल सेकेंडरी फंक्शंस विल बी सीन ओवर हियर। कई सारे सेकेंडरी फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। सो लेट्स सी क्या क्या फंक्शन इसके हो सकते हैं अगर ये प्रेजेंट होगा तो। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये दो स्लाइड्स यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग ओवर हियर। इनके फंक्शन यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे होता है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। मतलब उसे मैं कहूंगा बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है, कंप्लीटली ड्राई होने से बचाता है। देखिए होता क्या है ना कि आपका जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो अगर आपके पास यू हैव द ग्लाइकोकैलिक्स तो एक स्लाइमी कंडीशन बना के रखता है, मतलब एक चिपचिपी कंडीशन आपको मिल जाती है बैक्टीरिया के आसपास बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। सो दैट कंडीशन इज बीन मेंटेन्ड। अगर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता तो शायद हो सकता था कि आपका बैक्टीरिया पूरा ड्राई हो जाए। अगर उसके आसपास कुछ ऐसा एनवायरमेंट हो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, then it can become dry completely and it might not survive. So it prevents the bacteria from desiccation. Desiccate होने से बैक्टीरिया को ये बचाता है। सेकेंड चीज, ये आपके बैक्टीरिया को बचाएगा फ्रॉम द ड्रग्स। ये आपके बैक्टीरिया को, आप जो ड्रग्स कंज्यूम करते हो ना बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनसे भी बचाता है। तो इसका ये भी फायदा होता है कि आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी आप ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो उससे भी बचाने में आपकी करता है मदद। कैसे करता है वो आपको इस लेवल पे सीखना नहीं है, राइट, बट याद रखना दैट इज समथिंग इट डज। देन ये आपके बैक्टीरिया को इवन बताता है वायरस से। अगर आपको याद होगा तो हमने एक वायरस का नाम पढ़ा था जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या था? Bacteriophage. राइट, दैट वाज माय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपका जो बैक्टीरिया वायरस था आपका यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो रोबोट जैसा आपका वायरस यहाँ पे ये दिखता था और इस Spaceship. वायरस, हाँ स्पेसशिप जैसा, राइट, स्पेसशिप जैसा ये वायरस आपका दिखता था और ये जाके आपके बैक्टीरिया को करता था इन्फेक्ट। तो ये लोग इन्फेक्ट नहीं कर पाते अगर आपके पास है ग्लाइकोकैलिक्स। इफ यू हैव ग्लाइकोकैलिक्स देन वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताइए कोई कुछ पूछा था यहाँ पे? समवन वाज आस्किंग समथिंग? नहीं, ऑलराइट। सर प्रोटेक्शन था ना सर वाली, कौन सा वाला? प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग्स का मतलब यहाँ पे ये है किशोर कि जो भी आप मेडिसिन खाते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, कई बार उन मेडिसिन का इम्पैक्ट बैक्टीरिया के ऊपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो अगर उनके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर उनके पास यहाँ पे दिख रही है ना, देन कई बार वो उन्हें ड्रग्स से भी उन्हें बचा लेती है। ड्रग्स मतलब ड्रग्स जब यहाँ पे लिखा हुआ आता है तो समझा ना मेडिसिन की बात हो रही है। दीज आर नॉट दोज ड्रग्स विच एथलीट्स टेक। ठीक है, these are the medicines जो आप कंज्यूम करते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, कई बार उनका इम्पैक्ट नहीं होता बैक्टीरिया के ऊपर। व्हाई? बिकॉज दे विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये काम आपका एक ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे आपका करके देता है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम द फैगोसाइट्स। फैगोसाइट से भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अब फैगोसाइट्स का एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने एक पढ़ा था एक सेल जिसका नाम था मैक्रोफेजेस। किसको याद आ रहा है? वी हैव डन समथिंग लाइक मैक्रोफेजेस, यस राइट? सो हमने मैक्रोफेजेस हमने पढ़े थे। और अगर आपको याद हो तो मैक्रोफेजेस क्या करते थे? Foreign particles को engulf कर लेते। फॉरेन पार्टिकल्स को करते थे ये लोग एनगल्फ। तो अगर कोई फॉरेन बाहर का पार्टिकल अगर आपके बॉडी के अंदर आ रहा है और रह रहा है तो ये क्या करेंगे? इसके पास जाके उसके एनगल्फ कर लेंगे। विल सिंपली गो आउट देयर और इसको जाके वो लोग पकड़ के खा जाएंगे, राइट? तो वो होता है आपका फैगोसाइटोसिस। तो उससे बचाएगा आपको आपका ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स
ऐसे सेल से भी आपको बचा सकता है। सो ऐसे जो सेल्स होते हैं ना आपके बॉडी के अंदर मैक्रोफेज वाले, उनसे भी बचने का मौका मिलता है इफ यू हैव द ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखना सर्वाइवल के लिए ये जरूरी नहीं है, बट इवन देन यू विल फाइंड इट विल हैव मेनी सेकेंडरी फंक्शंस। ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं आप, बताइए। कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। समटाइम आई जस्ट गेट टू हियर कि कोई कुछ कह रहा है वहां पे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर। ये चीजें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर ग्लाइकोकैलिक्स। सो या दैट्स इट, इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू नो अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद तो आपका यहाँ पे सेल वॉल चालू हो जाएगा। तो क्या ग्लाइकोकैलिक्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ग्रेट। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपका यहाँ पे आएगा सेल वॉल। नाउ यू विल हैव समथिंग लाइक योर सेल वॉल। अब आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे आती है, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल। अब आप मुझे बस एक चीज यहाँ पे बताइए, सेल वॉल आपकी किससे बनी हुई होती है? Peptidoglycan. ये बात कभी मत भूलना। कोई आपको रात को भी उठा के पूछे कि किससे बनी होती है सेल वॉल, तब भी आपको ये आंसर आना चाहिए। कभी भी कुछ याद रहे ना रहे, ये तो याद रखना है, इतने बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। क्या दैट इज व्हाट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा बिफोर वी रैप अप द क्लास। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया का नंबर या पॉपुलेशन या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो लाइक एक्सपर्ट्स हैं इन एनिमल्स के या एक्सपर्ट्स है जो माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को दो ग्रुप से डिवाइड किया। सो जो जिन दो ग्रुप्स के अंदर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, दोस ग्रुप्स वर कॉल्ड एज माय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया। वन वाज माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर वाज योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो एक तो ये ग्रुप आपका यहाँ पे था जो उन्होंने बोला कि एक ये ग्रुप है आपका यहाँ पे, और दूसरा ग्रुप उन्होंने बोला यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार इनमें फर्क क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस आई गेट टू सी। तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर फर्क आपको मिलता होगा, जिसके वजह से साइंटिस्ट लोग इनको डिफरेंशिएट कर पाए, राइट। सो आज की डेट में अगर लेट्स से मैं शिविका के हाथ में 1000 बैक्टीरिया देता हूँ, और अगर मैं उसे कहता हूँ कि यार बेटा आप मुझे बता दो कि इनमें से कितने हैं मेरे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव, कितने हैं मेरे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव, तो वो कर सकती है। देयर इज अ टेक्निक थ्रू विच वो उन दोनों को सेपरेट करके मुझे बता सकती है कि सर ये है मेरे ग्राम पॉजिटिव, ये है मेरे ग्राम नेगेटिव। शी कैन एक्चुअली डू दैट। सो देयर इज अ टेक्निक फॉर दैट, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्राम स्टेनिंग। तो एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप सेपरेट कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राम स्टेनिंग। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्राम स्टेनिंग। तो ये चीज आपको हम पढ़ेंगे कल। सो ये ग्राम स्टेनिंग क्या होता है ये हमने कल की क्लास में देखना है कि क्या टेक्निक है जिसके थ्रू आप इन बैक्टीरिया को डिवाइड कर पाते हो। और याद रखना इन बैक्टीरिया को जो हम डिवाइड कर पा रहे हैं उनके सेल वॉल की वजह से डिवाइड कर पा रहे हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया को जो हम डिवाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे, इट इज ऑल हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, अब बिफोर हम आगे बढ़ते हैं, लाइक वी हैव टू डू वन थिंग बिफोर वी रैप अप द क्लास। हमने देख लिया था हमने यहाँ तक आज की क्लास में क्या क्या देखा है। हमने सेल वॉल का एक बेसिक आइडिया लिया यहाँ पे कि कैसे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। देन वी हैव सीन कि ग्लाइकोकैलिक्स के रोल क्या होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स खुद क्या होता है और उसके रोल क्या होते हैं यहाँ पे। और याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स के दो फॉर्म होते हैं आपका, कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल विल बी अ थिकर फॉर्म, स्लाइम इज गोइंग टू बी अ थिनर फॉर्म, राइट। इसके बाद हमने देखा हमारा यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज, जिनका बेसिकली काम यहाँ पे होता है आपके स्टोरेज का। So that is something we have seen. उसके साथ हमने यहाँ पे बात किया हमारे यहाँ पे गैस वैक्यूल्स का, that is something we have discussed. इसके पहले फिर हमने यहाँ पे हमारा देखा something in terms of my राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं और इनका जनरली रोल क्या होता है। मेन रोल राइबोसोम्स का एक ही रोल होता है उनका, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। एंड देन व्हाट इज गोइंग टू बी पॉलीराइबोसोम्स, ये भी हमने यहाँ पे देखा, और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। उसके अलावा मैंने आपको ये भी एडिशनली बताया कि एंटीबायोटिक्स किस तरीके से काम करती है, ये भी प्लीज याद रख लेना। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी टॉपिक्स को लेके आपकी क्लियर रहती है। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंटीबायोटिक।
और कैसे आपका एंटीबायोटिक आपको डैमेज नहीं करता, सिर्फ बैक्टीरिया को जाके डैमेज करता है. सो दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट. उसके अलावा हमने यहाँ पे बात किया समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ये टर्म्स को हमने यहाँ पे देख लिया, जिसको मैं चाहूंगा कि आप जितना याद रख सकें उसे याद रखिए. ये टर्म आपको काफी चीजें समझने में आपकी मदद करता है, या मैं कहूंगा काफी चीजें जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो मुझे आपको इससे मैं कोरिलेट करके आपको समझा पाऊंगा और आप समझ जाओगे, राइट. सो इट विल बिकम मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. सो दीज आर द थिंग्स वी डिड इन द आज की क्लास के अंदर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आज की क्लास के अंदर जो भी हमने यहाँ पे किया है वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. ठीक है. नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, हम लोग एक चीज करेंगे यहाँ पे. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं क्लास के एंड में, बताइए आप लोग क्या करते हैं हम लोग क्लास के एंड में? राइट, इन द एंड ऑफ द क्लास एक पोल रन करते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट अ पोल. ठीक है, जल्दी, just wait a minute, we'll run quick poll over here. ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन चुका है. क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2 मिनट के अंदर. ऑलराइट, सो पोल आपका यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है. बताइए बेटा क्या आंसर होगा पोल का, बताइए. क्या सबको पोल दिख रहा है? यस सर. चलो अच्छी बात है. राइट, करिए करिए, आंसर करिए. क्या ग्लाइकोकैलिक्स एसेंशियल होता है मेरे सर्वाइवल के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए? वो पोल में करना है. पोल पता चला, जोर जोर से आंसर बोलने लेंगे बच्चे यहाँ पे. चलिए आपके आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग भी फटाफट आंसर कर दीजिए. क्लिक करके, क्लिक ही तो करना है आपको. मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है. स्क्रीन देखनी भी नहीं है बेटा आपको, आपको बस पोल को वो करना है, मार्क करना है. दिखाई नहीं दे रहा मेरे को. एक्टिविटी में आ जाओ बेटा, आप एक्टिविटी के अंदर आ जाओ. एक्टिविटी में आपको पोल दिख जाएगा.